जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बुद्धिमान व्यक्तियों की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो बौद्धिक व्यक्ति प्रभावशाली बातें करते हैं तो उन्हें कम लोग ही समझते हैं, और जो समझता है वह उनका आदर सम्मान सब कुछ करता है। एक समय की बात है, एक राजमहल के द्वार पर एक साधु पहुंचा और द्वारपाल से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा, शायद यह कोई दूर का भाई होगा जो साधु संतों की तरह रह रहा है, इसलिए यह मुझे इस तरह आर्डर दे रहा है। राजा के पास पहुँचते ही साधु के बारे में बताया। साधु को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम ठीक हो भाई? साधु ने उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भैया? राजा बोला, मैं ठीक हूँ। साधु ने कहा, मेरा निवास स्थान पहले महल में था, लेकिन वह बहुत पुराना, एकदम पुराना हो गया है। 32 दास तो थे, परंतु सब एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी थी, अब उनमें से कोई काम नहीं कर रही हैं। राजा ने बात सुनकर दंग रह गया और उन्हें 10 सोने के सिक्के दिए। साधु ने 10 सिक्के ले लिए और कहा, ये काफ़ी है। राजा ने कहा, यह तो बहुत कम है। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदान है। मेरी ताकत से समुद्र सूख जाएगा। तुमने मेरी ताकत को तो देखा ही है। इसके बाद राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के दिए। जब साधु चला गया तो दरबारी ने राजा से पूछा, महाराज, जब हमने सुना कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है तो आपने इतने सिक्के उसे क्यों दिए? झूठ मूठ का दिखाना क्या होता है? राजा ने कहा, देखो, रोशनी के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। उसने मुझसे कहा तो मैंने उसे महान व्यक्ति का सम्मान किया। उनका महल खंडहर था, यानी उनका शरीर, उसकी रानियां यानी उसकी 5 इंद्रियां, 32 नौकर उसके दांत थे। हमें किसी के बाहरी रूप और शक्ल के आधार पर उनकी उत्कृष्टता का निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक अद्भुत गुण है बुद्धिमत्ता और शिक्षा। जो बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है उसकी कीमत अधिक होती है। दूसरी कहानी। अक्सर चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आम तौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह हैं, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरे
की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में 2 फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ रही हैं। जो कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रह गए। राजा जैसे ही एक मधुमक्खी एक फूलों की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रही थी। राजा की होशियारी देख दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वो हर प्रश्न का सही जवाब तलाश कर सकता है और हर मुसीबत का हल भी निकाल लेता है। आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं वह ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में सफलता मिल जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में तो बहुत सुंदर थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, लेकिन माना जाता है कि विवाह से पहले वे अज्ञानी थे। उनका विवाह विद्योत्मा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ क्षेत्र के सही विद्वानों को हरा दिया था। इस अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्रार्थ करते समय विद्योत्मा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने भी
अपनी बुद्धि से उस मौन प्रश्नों के जवाब संकेतों में ही दिए। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास इन प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में कालिदास का खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके लिए जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया। ये देखकर विद्योत्तमा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार विद्योत्तमा कालिदास से प्रभावित हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर वापस आना। इसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वह ज्ञानी हो गए। ज्ञान मिलने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर कहा, दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, कोई विद्वान लगता है। कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना गुरु माना। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की, जैसे अज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक गुरुकुल थे जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। बात उन दिनों की है जब गुरुजी की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। गुरुजी को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी कि वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। गुरुजी ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और गुरुजी को दे देता। गुरुजी उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था। वह गुरुजी का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख गुरुजी ने इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देख सके।
इस प्रकार अगर हम अकेले में ही चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन गुरुजी के चेहरे पर खुशी छा गए। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब गुरुजी कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय उस लड़के के। गुरुजी ने उस लड़के को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए रचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई एक एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस परीक्षा के जरिए गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान भी दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व से मुख मोड़ लेता है। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त मिलना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इसका भान तब होता है जब वे पूरी तरह ग्रस्त हो जाते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम सभी आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाएं। दोस्तों, आपको यह कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।